जय हिंद। मैं सौरभ और एक बार फिर आप मेरे साथ केमिस्ट्री के इस सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी घटना है जहां पर एक रेडियो एक्टिव एटम टूट करके अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे देता है, और वही घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। जिस रेडियो एक्टिविटी टर्म को मैडम क्यूरी ने दिया, और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इसी चीज को कि रेडियो एक्टिव रे जो अल्फा है, बीटा है और गामा है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका नेचर क्या है, उस पे कैसा चार्ज होगा, उसका स्पीड क्या है, उसके आयोनाइजिंग पावर क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओरिजिन यानी कि अल्फा रे का ओरिजिन यानी स्रोत क्या है? तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब केंद्र। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि कोई एटम है तो इसका एक सेंटर होगा, एक केंद्र होगा, और इसी केंद्र में कौन पाए जाएंगे? अल्फा रेस। अल्फा रेस का चार्ज क्या था? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रॉड को अट्रैक्ट किया था। ठीक है, और वैसे पॉजिटिव और किसका होता है? प्रोटॉन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ बीटा रेस का भी ओरिजिन क्या है, यानी कहां मिलेगा? न्यूक्लियस में। ठीक है, और गामा रेस भी कहां मिलेगा? न्यूक्लियस में, यानी कहां? केंद्र में। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा इसकी नेचर। नेचर का मतलब प्रवृत्ति या प्रकृति कह सकते हैं। इसका नेचर क्या है? तो ये हीलियम के नाभिक की तरह है। ठीक है, जिसको हम He2+ भी कह सकते हैं या हीलियम आयन भी कह सकते हैं। ये हुआ अल्फा रे का नेचर। ठीक है, बीटा रे का नेचर कैसा है? तो जैसा इलेक्ट्रॉन का नेचर है वैसा ही बीटा रे का नेचर है। अब एक बात आपको मैं याद दिला दूं फिर से कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल था? नेगेटिव। याद रखेंगे, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है आपके पास कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल था? नेगेटिव। आगे बढ़िएगा, गामा रेस। गामा रेस कैसा होता है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह। एक बात ध्यान देंगे, जब हम फिजिक्स में चलेंगे तो इस पर थोड़ी सी चर्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्पीड, सॉरी हम देखते हैं चार्ज। ठीक है, अल्फा रेस पे +2 चार्ज, बीटा रे पर -1 चार्ज, और गामा रे मैंने वहां आपको दिखाया था कि उस पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता, जिसकी वजह से सीधे निकल जाता है, उसको कोई भी प्लेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो ये कैसा होगा? न्यूट्रल, यानी कि नॉर्मल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा रे का स्पीड यानी चाल कैसा होगा? स्लो, यानी धीरे। बीटा रे का तेज यानी फास्ट, और गामा रे का तो प्रकाश के चाल की तरह। ठीक है, अगला इसका आयोनाइजिंग पावर क्या होगा, यानी आयनन क्षमता इसका क्या होगा? तो इसका किसका? अल्फा रे का आयनन क्षमता मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम। ठीक है, कि कैसा होगा? अधिकतम होगा। ठीक, बीटा रे का कैसा होगा? तो उसका अल्फा के कंपैरिजन में कम होगा। क्या? आयोनाइजिंग पावर। ठीक है, यानी आयनन क्षमता हम इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और गामा रे का कैसा होगा? तो मिनिमम होगा, यानी कि न्यूनतम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्फा रे का पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर बोले तो वेधन क्षमता। क्या? वेधन क्षमता। ठीक है, तो अल्फा रे का वेधन क्षमता कैसा होगा? मिनिमम होगा। ठीक है, बीटा रे का
मॉडरेट यानी कि औसत, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, ठीक है। और गामा रे का कैसा होगा, तो ये अधिकतम होगा यानी कि ज्यादा होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस टेबल को आप 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे अगर, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन होगा, गामा रे, यानी कि जिसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। और ये गामा रे इतना खतरनाक है कि ये जीन म्यूटेशन तक का भी काम करता है। अब जीन म्यूटेशन क्या होता है, तो जीन म्यूटेशन जैसे आपने देखा होगा कि उसके फादर का बाल कम एज में गिरने लगा था, इस वजह से उसके लड़के का भी बाल गिरने लगता है, ठीक। या फिर उसके परिवार में इस तरह की बीमारी पाई गई थी, ठीक, तो इसमें भी वो बीमारी आती है। या फिर इसके घर वाले सब छोटे होते हैं तो ये भी छोटा होगा। ये एक आनुवंशिक परंपरा चली आ रही होती है। उस चीज को बदलने का, जैसे कि अगर उसके लड़के को लंबा करना है तो उसके जीन को क्या किया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा, यानी उसके डीएनए को चेंज कर दिया जाएगा। तो उस डीएनए को चेंज करने के काम में यूज किया जाता है किसका, गामा रे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखा जाए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को भी इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। इसको हिंदी में हम कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहेंगे, या फिर प्रेरक रेडियो सक्रियता कहेंगे। इसकी खोज 1934 में इग्ने क्यूरी और एफ जूलियट ने किया, ठीक है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है क्या, ध्यान देंगे, वैसा एलिमेंट या वैसा एटम जो रेडियो एक्टिव है नहीं नेचर से, बल्कि उससे रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। रेडियो एक्टिव वो वास्तव में है नहीं, बल्कि उससे हम रेडियो एक्टिव बनाते हैं। तो वैसे घटना को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब उसको रेडियो एक्टिव बनाने के लिए किया क्या जाता है, तो उस पे अल्फा, ठीक है, अल्फा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है। और बम्बार्डिंग कराने पे वो जो हमें एलिमेंट मिलता है वो कैसा मिलता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है, ठीक है। और ये जो घटना होती है पूरी, उसी को हम इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, या हिंदी में कहें तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और उसी के टर्म में 2 लॉ भी हैं, जैसे एक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये किसने दिया, तो रदरफोर्ड और सोडी, 2 लोगों ने मिलकर के लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन दिया। इसमें उन्होंने क्या कहा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी टूटने की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है किसके, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, जो उसमें मौजूद संख्या में एटम है उसके, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसने दिया, रदरफोर्ड और सोडी ने। उसके दौरान उन्होंने कहा कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट। इसके बारे में बहुत ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको इन डिटेल डिस्कस कर दूंगा। दूसरा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ किसने दिया,
तो इस लॉ को दिया सोडी और फैजान ने। किसने? सोडी और फैजान ने 1913 में। इसके दौरान क्या होता है आपको हल्के तौर पे बता देता हूं, ठीक, कि इसमें अल्फा और बीटा का डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी अल्फा और बीटा टूटते हैं, ठीक। उस दौरान क्या होगा कि आपको मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल वाला केस कि वो हीलियम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो इसमें क्या होगा कि एटॉमिक वेट इसका 4 में टूटेगा और एटॉमिक नंबर 2 में टूटेगा, ठीक है। और इस दौरान ये टूटने के बाद अपना जो इसका फिक्स पोजीशन होगा उससे लेफ्ट में आ जाएगा। कितना? बीटा डिसइंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा कि ये ब्रेक करने के बाद अपने इसका एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा, जैसा वैसा ही रह जाएगा। और एटॉमिक नंबर में ये जहां पे भी शिफ्ट होगा आपके पीरियोडिक टेबल में उससे राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। ये जहां पर शिफ्ट होगा उससे लेफ्ट हो जाएगा। और बीटा डिसइंटीग्रेशन के दौरान क्या होगा कि जहां पर आपका एटम शिफ्ट होगा वो एक स्टेप आगे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह का मिलेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया दो तरह का होगा। एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि एक बड़ा एटम दो छोटे छोटे एटम में टूटेगा, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसमें क्या होगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि इसमें छोटे छोटे नाभिक एक दूसरे से क्या होंगे, संगठित होकर के और एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेंगे। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑटो हान और एफ स्ट्रासमैन ने। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन गिवन बाय ऑटो हान एंड एफ स्ट्रासमैन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि हम यूरेनियम 235 नीचे 92 है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा, साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा। जैसा कि मैं ऊपर बता रहा था आपको, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के दौरान एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटेगा। और टूटने के दौरान सबसे बड़ी जो घटना होगी वो ये कि उस दौरान सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगा। क्या होगा? उस दौरान सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगा। और इस बात को सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसने कहा? ऑटो हान और एफ स्ट्रासमैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो E = mc² वाले फॉर्मूले से आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे। इस बात को अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने कहा। और यहां पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने यहां पर यही कहा कि आप मास और एनर्जी, क्या कहा? मास और एनर्जी को बैलेंस करके आप न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करा सकते हैं। क्या कहा इन्होंने? कि मास और एनर्जी को आप बैलेंस करके न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करा सकते हैं। अर्थात मास और एनर्जी की सहायता से इस फॉर्मूले के आधार पे अगर आप चाहें तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करा सकते हैं। और इस बात को आगे चल के ऑटो हान और एफ स्ट्रासमैन ने कर दिखाया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में ही आगे हम पढ़ेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।
तो ये 3 चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन का ही पार्ट होगा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, उसमें रिएक्टर का काम कौन करेगा, मॉडरेटर क्या होगा, इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारा सन है उसमें कौन सा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का यूज होता है या फिर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, हमारा जो परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। और लगभग अगले वीडियो में हमारा रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।